ब्रेक के बाद और आइए रुक करते हैं इन तमाम खबरों का विस्तार के साथ और बात करते हैं कर्नाटक की, जहां करोड़ों रुपए के वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले के मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री बी नागेंद्र को हिरासत में लिया। बी नागेंद्र को आगे की पूछताछ के लिए बेंगलुरु स्थित ईडी कार्यालय लाया गया। ईडी ने बी नागेंद्र को बेंगलुरु स्थित उनके घर से ही हिरासत में लिया है। निगम के 94 करोड़ रुपए का अवैध उपयोग किया गया। इसमें ईडी निदेशालय ने बुधवार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के तहत कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बी नागेंद्र और विधायक बी तदाल के परिसरों सहित 4 राज्यों में छापेमारी की थी। क्या है ये घोटाला आखिर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में घोटाले का मामला तब सामने आया जब इसके लेखा अधीक्षक चंद्रशेखरन 26 मई को शिवमोगा में मृत पाए गए। चंद्रशेखरन ने अपने कथित सुसाइड नोट में निगम के यूनियन बैंक के वसंत नगर शाखा वाले खाते में एमजी रोड शाखा वाले खाते की अगर बात की जाए तो 187 करोड़ से ज्यादा रुपए का अनअधिकृत हस्तांतरण जो था ना, उसका दावा किया। और इस 187 करोड़ रुपए में से 94 करोड़ से ज्यादा रुपए गैर कानूनी तरीके से अन्य बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए, जबकि इसमें से 5 करोड़ रुपए वापस जमा कर दिए गए। आरोप है कि अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे बी नागेंद्र ने निगम के 94 करोड़ से ज्यादा का जो रुपया है, वो उसका जो खाता था वो एमजी रोड स्थित यूनियन बैंक की शाखा में खोलने के लिए उन पर दबाव बनाया। इस मामले में एसआईटी निगम के प्रबंध निदेशक जेबी पद्मनाभ से पहले पूछताछ की जा रही है। इस बार पता चला कि यह अवैध कार्य नागेंद्र के निर्देश पर किया गया। राज्य सरकार ने इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित की थी और वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। और हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस बड़े मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। तो कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र जो इस वक्त ईडी के हिरासत में हैं, जो हमने अभी खबर पढ़ी नीरज और आपने जो अपडेट्स डाले, तो एक लंबा मनी ट्रेल है और इस लंबे मनी ट्रेल को पुख्ता तौर पर ईडी स्थापित कर रही है। ऐसे में जो राशि अलग अलग बैंकों में हस्तांतरित की गई है उससे बहुत कुछ साफ सामने निकल कर आता हुआ नजर आ रहा है वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाले मामले में। देखिए, बिल्कुल आखिर निकलता हुआ सामने आ रहा है कि आखिर किस उद्देश्य से 187 करोड़ की जो रकम है वो आपने अलग अलग खातों में ट्रांसफर की, जबकि खुद जो कॉरपोरेशन है उसका अपना एक बैंक अकाउंट है। क्यों आईटी कंपनियों के खातों में ये रकम गई? और जिस तरीके से आप देखें कि इस मामले में जो चंद्रशेखरन पी है, जो लेखा अधीक्षक थे, उन्होंने सुसाइड किया इसमें 26 मई को और अपने सुसाइड नोट में इस बात का जिक्र किया कि गैर आधिकारिक तरीके से इस रकम को हेरा फेरी की जा रही है। और इसमें कई सारे लोग शामिल हैं, चाहे बैंक के कर्मचारी हों, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी उन्होंने उंगली उठाई थी। और आप देखें कि उसके बाद जब पॉलिटिकल प्रेशर भी हुआ, वहां पर विपक्ष के द्वारा इस बात की जो मांग है जोर शोर से उठाई गई और उसके बाद इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ और जो मंत्री हैं नागेंद्र, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एसआईटी ने अपनी जांच की। उस जांच में एसआईटी ने ये पाया कि बैंक के कई कर्मचारी इसमें मिले हुए थे, पॉलिटिकल हस्तक्षेप इसमें शामिल था और उसके बाद 11 लोगों को एसआईटी ने अरेस्ट किया। इस मामले की जांच सीबीआई के पास भी पहुंची थी। सीबीआई ने भी इसमें तमाम तथ्यों को पड़ताल करी थी। सीबीआई ने अपनी जो जांच है उसमें ये पाया था कि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी हुई है। उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया और आपको पता है कि परसों ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी। कर्नाटक में कई सारे स्थानों पर ईडी, खासतौर से जो पूर्व मंत्री हैं उनके घर, परिसर, ऑफिस, इसके अलावा एक कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके भी घर पर ईडी की टीम पहुंची थी। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों में भी ईडी के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर जांच की। उसमें कई सारे डिजिटल साक्ष्य मिले, दस्तावेज मिले और जिससे ये पता लगता है कि ये घोटाला बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, धीरे धीरे किया जा रहा था। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी शामिल थे, इसमें नौकरशाह भी शामिल थे। अब जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री नागेंद्र, उनके साथ पूछताछ कर रही है। ईडी ने उनको हिरासत में ले लिया है क्योंकि जब छापेमारी की कार्रवाई हुई थी तो कई सारे जो साक्ष्य और तथ्य
ईडी के सामने आए थे। उसके बाद ही जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री नागेंद्र, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है और हिरासत में लेकर ईडी अब पूछताछ कर रही है। अच्छा, ये भी सामने आ रहा है नीरज कि हनी ट्रैप जैसी जो एक सबसे आम मोडस ऑपरेंडी अपनाई जाती है उसका इस्तेमाल किया गया। जो आदिवासी जन कल्याण का ये पैसा था, उस पैसे से लंबोर्गिनी कार खरीदी गई, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। कितना सच है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भाई इस तरह का जब पैसा आता है तो उससे इस तरह का सामान जब खरीदा जाता है तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत क्लियर कट होता है कि हम फंस नहीं पाएंगे क्योंकि हमने तो इससे सामान खरीद लिया। तो उसकी सत्यापन को सत्यापित करने के लिए पुलिस के हाथ कुछ नहीं आएगा। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है अंचल, आप भले ही सामान खरीद लें। हनी ट्रैप का मामला जरूर सामने आया था और खुद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस बात का जिक्र भी किया था। एसआईटी ने भी जब अपनी जांच की थी तो ये जो पॉइंट है वो निकलकर सामने आया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर जो भी रकम को ट्रांसफर करते हैं और उसके एवज में आप चाहे गाड़ी खरीद लें, बंगला खरीद लें, जो मनी ट्रेल है वो ईडी ने पता कर लिया है। अगर आपके पास आप मतलब सामान्य तरीके से समझें कि अगर मेरी सैलरी जितनी है और अचानक से मैं अपनी सैलरी से ज्यादा अगर रकम का प्रयोग कहीं कर रहा हूं, कुछ गाड़ी खरीद रहा हूं, बंगला खरीद रहा हूं, तो निश्चित तौर पर आपको बताना होगा कि वो मनी ट्रेल कहां से आ रहा है। और यही कारण है कि आप गाड़ी और बंगला या दूसरी लग्जरी चीजें जरूर खरीद लें, लेकिन ईडी ने जब जांच की तो प्रॉपर तरीके से जो मनी ट्रेल है वो ईडी ने पकड़ा है। आप देखें तभी बी नागेंद्र को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। और ये तमाम जो सवाल हैं जिन पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो ईडी बी नागेंद्र से पूछताछ करेगी कि आखिर आप ये बताइए कि ये रकम इस बैंक से निकालकर दूसरी बैंकों में क्यों डाली गई। जब आदिवासी जन कल्याण के लिए ये पैसा खर्च किया जाने वाला था तो उसके लिए ये जो लग्जरी सामान है वो क्यों खरीदा गया। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बी नागेंद्र को देने होंगे। और ये मामला सिर्फ बी नागेंद्र तक नहीं जुड़ा है, क्योंकि इतनी बड़ी अगर रकम उसको हेरा फेरी हो रही है तो उसमें नौकरशाह भी शामिल होंगे, उसमें बैंक के कर्मचारी भी शामिल होंगे, फर्जी तरीके से जो खाते खुलवाए गए होंगे उन कर्मचारियों का भी इसमें जिक्र आएगा। और इसके अलावा जो पॉलिटिकली जो इनके ऊपर एक तरीके से जिसका हाथ होगा वो भी इस घोटाले में शामिल होगा। बिल्कुल, ये सवाल मैं आपसे करने ही जा रही थी कि राजनीतिक रसूख की सरपरस्ती में ये हुआ, इस बात में तो कोई संशय नहीं। लेकिन अब सिद्धारमैया साहब लगातार ये कहते जा रहे हैं कि भाई ईडी अपना काम करती रहे, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन आदिवासी कल्याण के लिए जिस तरह से यहाँ पर पैसा जमा किया गया था वो उनके काम तो आया नहीं, बशर्ते उसमें जो वहाँ पर लोग नेता रहे, रसूखदार रहे, उनकी जेबें भरी गई। देखिए, सिद्धारमैया की एक राजनीतिक मजबूरी भी है, क्योंकि जब ये मामला निकलकर सामने आया, ऐसा नहीं है अचल की अचानक से ये मामला सामने आ गया। जो विपक्ष के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मामले को उठा रही थी कि आदिवासी कल्याण के लिए जो पैसा खर्च किया जाना था वो व्यक्तिगत रूप से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब खासतौर से जो लेखा अधीक्षक चंद्रशेखर पी, उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड नोट में बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से पैसे को ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके बाद पॉलिटिकली प्रेशर बना था और तभी सिद्धारमैया ने जो एसआईटी है उसका गठन किया था। उसके बाद लगातार पॉलिटिकल प्रेशर सिद्धारमैया सरकार के ऊपर बनता रहा, क्योंकि एक व्यक्ति जो सुसाइड कर लेता है और सुसाइड करने के बाद जिस तरीके के तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं तो खासतौर से चिदम्बरम पी, चंद्रशेखर पी, उसके बाद सिद्धारमैया सरकार के ऊपर ये पॉलिटिकल प्रेशर था कि इस मामले में जांच करो। और यही कारण है कि सिद्धारमैया को मालूम है कि उनके जो पूर्व मंत्री हैं इस पूरे घोटाले में शामिल हैं, कई सारे और लोग शामिल हैं। यही कारण है कि वो अब ये कह रहे हैं कि ईडी की जांच में वो किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और अगर हस्तक्षेप आप देखें कि अगर वो ईडी की जांच में हस्तक्षेप करेंगे तो तमाम सवाल सिद्धारमैया सरकार पर भी खड़े होंगे, क्योंकि ईडी जब जांच कर रही है तो वो सिर्फ जो नागेंद्र पूर्व मंत्री हैं उन्हीं तक नहीं टिक रही है जांच। ये जांच आगे भी जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि नागेंद्र को और कौन कौन सहायता कर रहा था, कौन पॉलिटिकली उनके ऊपर हाथ रखा हुआ था और इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहा था। ये वही सरकार है जो गरीब कल्याण की बात करती है, लेकिन आदिवासियों के कल्याण के लिए जो पैसा है उसको अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए खर्च करने की एक साजिश आंचल रची जा रही है। और कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिनका नाम जांच के घेरे में है, साफ तौर पर नीरज। तो इसमें यह भी हमें समझना होगा कि एसआईटी का रोल बहुत अहम हो जाता है, उसकी रिपोर्ट में भी बहुत से खुलासे होंगे, क्योंकि साफ तौर पर इस राज से पर्दा उठना बाकी है कि आखिर किनकी संलिप्तता की वजह से, जैसे कि आपने बताया कि एकदम से तो नहीं हुआ होगा, इस पूरे धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए प्लानिंग की प्रॉपर कोशिश की गई होगी, उसी के तहत इसे अंजाम दिया गया।
देखिए, बिल्कुल प्लानिंग की गई होगी और इस प्लानिंग में कई सारे लोग कई चरणों पर शामिल होंगे, चाहे हम क्लर्क से लेकर और जो तमाम बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे जिनको राजनीतिक लाभ भी मिला होगा और खासतौर से आर्थिक लाभ भी इस पैसे से मिल रहा होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात है आंचल, आप देखें कि एसआईटी का गठन जरूर किया गया सिद्धारमैया सरकार के द्वारा, चूंकि राज्य सरकार की वो एसआईटी है और एसआईटी ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया उसमें कोई भी पॉलिटिकल जो बड़ा नाम है वो शामिल नहीं है, छोटे मोटे लोगों को गिरफ्तार किया। जब सीबीआई के पास ये जांच पहुंची और सीबीआई ने जब इस मामले में जांच की और ईडी ने जब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इसमें कार्रवाई करना शुरू किया और बी नागेंद्र उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की, कई जगह रेड करी, तमाम डिजिटल साक्ष्य दस्तावेज बरामद किए, उसके बाद सिद्धारमैया को यह कहना पड़ा कि वो किसी भी तरह का पॉलिटिकल और किसी भी तरह का हस्तक्षेप ईडी की जांच में नहीं करेंगे। आप देखें कि अगर एसआईटी का गठन हो रहा था और बी नागेंद्र ने जब इस्तीफा दे दिया तो आखिर एसआईटी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया बी नागेंद्र को? जब तमाम निकलकर बातें सामने आई तो एसआईटी दिखाने के लिए थी राज्य सरकार की, लेकिन जब सीबीआई और ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की उसके बाद सिद्धारमैया को ये कहना पड़ा कि वो कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि सिद्धारमैया ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये घोटाला हुआ और इस घोटाले में कई सारे लोग। चलिए, तो अब जो कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी नागेंद्र ईडी की हिरासत में है, तो पूरी कोशिश होगी कि वो जो तमाम संशय और सवाल हैं उनके जवाब उनसे लिए जाएं, क्योंकि ये जो घोटाला है ये बहुत बड़ा है। ये उन आदिवासी कल्याण के लिए दिए गए रुपए थे जो कई जन कल्याणकारी योजनाओं में लग सकते थे, लेकिन रसूखदार और पैसे वालों के पास पहुंच गए फर्जी तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया अनीश इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए।